हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जीत और ये होने वाली है डिस्कवर 100T इंजन रिबिल्ड का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उसको चेकआउट कर लें। आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बन पाए और उसके बाद आप ये वाली जो वीडियो है इससे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। और अब बारी है जो स्टार्टर मोटर है उसको लगाने की। वैसे लगानी तो फिल कैप थी, लेकिन अभी इंजन ऑयल हमने फिल किया नहीं है, तो वो एज ए रिमाइंडर मैंने अभी के लिए साइड में रख दिया है। उसको बाद में लगाएंगे जब इंजन ऑयल फिल कर देंगे तब। तो स्टार्टर मोटर में सबसे पहले जो ओरिंग है इसको आप चेक कर लें, अगर डैमेज है तो रिप्लेस कर दें और लगाने से पहले इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें जिससे कि ये डैमेज ना हो। और उसके बाद स्टार्टर मोटर को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और फिर पुश करना है। उसके बाद स्टार्टर मोटर का जो ये वाला सेक्शन है जिसके अंदर होल बना हुआ है बोल्ट लगाने के लिए, उसको जो क्रैंकेस है जहाँ पर बोल्ट लगेगा उसके साथ अलाइन कर लें। उसके बाद दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं सेम साइज़ के, वो लगने वाले हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर लगेगा और दूसरा लगेगा यहाँ पर। और वैसे ये काफ़ी कन्वीनियंट स्पेस है। एक बार इसको टाइट कर लेते हैं, हैंड टाइट। और इसको टाइट करने के लिए ब्रैकेट फिर से निकालना पड़ेगा। यूजुअली कार्स में करना पड़ता है ये सब, बैड इंजीनियरिंग की वजह से मैकेनिक को काफ़ी परेशान होना पड़ता है स्टार्टर मोटर तक पहुंचने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि वो टेक्नोलॉजी है वो बाइक्स में लेकर के आते हैं। और ये वाले जो बोल्ट्स हैं इनको भी 1 kgm के ऊपर ही टॉर्क करना है। और एक बार फिर से जो ब्रैकेट है उसको इंस्टॉल कर देते हैं और इसके भी बोल्ट्स को टॉर्क कर देते हैं। अब बारी आती है जो स्ट्रेनर है उसको लगाने की। तो स्ट्रेनर में जिस साइड मैग्नेट लगा हुआ है और जिस साइड ओरिंग के लिए स्लॉट बना रखा है, मेक श्योर उसमें ओरिंग लगी हुई होनी चाहिए और वो डैमेज ना हो। उसके बाद ओरिंग को थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें और ये वाला जो स्लॉट है इसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करके पुश कर दें। फिर स्ट्रेनर की जो कैप है जिसको हम ड्रेन बोल्ट भी बोल सकते हैं उसको लगाना है। तो इसमें भी मेक श्योर इसकी जो ओरिंग है वो लगी हुई होनी चाहिए। इसकी जो ओरिंग है उसको भी थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर प्लेस करके सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे। और इसको हैंड टाइट करने के बाद इसको टॉर्क करना है 1 kgm के ऊपर। अब बिकॉज ये एल्यूमिनियम का बोल्ट है और ये काफ़ी ईजिली स्ट्रिप हो जाता है, इसलिए इसका टॉर्क है वो इतना कम है। और अब इतना कम टॉर्क होने की वजह से बेसिकली 18 mm के मेरे पास जितने भी सॉकेट्स हैं वो सब 1/2 इंच के हैं या फिर 3/4 के हैं। और उसकी साइज़ का ना तो मेरे पास टॉर्क रेंच है और ना ही अडेप्टर है। जो 1/2 इंच वाला टॉर्क रेंच मेरे पास है उसमें 3 kgm या फिर 2.5 kgm से नीचे का टॉर्क वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए इसको मैं हैंड टाइट करने के बाद में 1/8 ऑफ टर्न टाइट करके छोड़ दूंगा। और अगर आप पुराना ड्रेन बोल्ट यूज़ करने वाले हैं तो आप भी यही करना, टॉर्क रेंज के चक्कर में बोल्ट है वो स्ट्रिप हो जाएगा। ये नया था, इसको प्रॉपर्ली टॉर्क पे टाइट कर सकते थे, बट एज आई सेड टूल्स हैं वो अभी भी कम हैं, इतने सारे होने के बाद भी। कोई नहीं, और ख़रीदेंगे। अब बारी है जो गियर शाफ्ट है उसकी ऑयल सील को लगाने की। तो इसको भी लुब्रिकेट करना है। प्रोसेस सेम है तो जल्दी से मैं इसको लगा लेता हूँ। और अगर आप ऑयल सील है उसको हाथ से एडिक्वेटली पुश नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक सॉकेट यूज़ कर सकते हैं उसकी आउटर डायमीटर की साइज़ का, और जेंटली टैप करना है। और अब बारी है जो आउटपुट शाफ्ट की ऑयल सील है उसको लगाने की। उसके बाद इसकी जो स्लीव है वो लगेगी और स्लीव में एक साइड थोड़ा सा कर्व है, तो जिस साइड कर्व है वो अंदर की साइड रहेगा और जो साइड फ्लैट है वो साइड बाहर की तरफ। और इसको कुछ इस तरीके से लगा करके पुश करना है। और अब बारी है जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसको लगाने की। तो सबसे पहले इसका ये वाला जो मैकेनिज्म है स्प्रिंग वाला, मेक श्योर ये वर्क कर रहा हो। फिर इसका एक क्रश वॉशर है उसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और फिर यहाँ पर इसको लगा करके टाइट कर देना है। और इसके टॉर्क फिगर्स हैं वो मैनुअल में मिले नहीं, मे बी मुझे दिखाई नहीं दिए हों। इसको मैं हैंड टाइट करने के बाद अगेन 1/8 जो टर्न है वहाँ पर टाइट करके छोड़ दूंगा। अब बारी है जो मैग्नेट कॉइल है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें जिस साइड से ये जो वायरिंग है ये निकली हुई है वो वाला पोर्शन है वो हमें इंजन की तरफ रखना है। और साथ ही साथ ये जो सेक्शन है जिस साइड से ये वायर निकल रहा है उसको भी इंजन के लोअर पोर्शन की तरफ रखें, ना कि अपर पोर्शन की तरफ। तो इसको कुछ इस तरीके से इसके जो होल्स हैं उनको अलाइन करके ये वाला जो स्लॉट है
इसके अंदर प्लेस करना है और इसको एक बार इस तरीके से प्लेस करके छोड़ देते हैं। और इसकी जो वायरिंग है वो यहाँ पर ये दो आपको होल्स दिख रहे हैं, इनके बीच में से उसके लिए थोड़ा सा एक राउटिंग टाइप बना हुआ है, उसके अंदर से लेकर के आनी है। फिर जो CPS है, क्रैंक पोजीशन सेंसर, उसके अंदर आपको दो उभरे हुए सेक्शंस दिखेंगे जो कि यहाँ पर उनके लिए स्लॉट्स बने हुए उनमें लगेंगे। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरफ रखते हुए इन सेक्शंस के अंदर वो जो स्लॉट्स हैं उनको मैच करते हुए इनको प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। और फिर इसका जो ये ग्रोमेट है, इस ग्रोमेट को ये वाला जो कट बना हुआ है इसके अंदर लगाना है। लेकिन इसको इंस्टॉल करने से पहले जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक मेस क्रिएट कर रखा है। बेसिकली यहाँ पर आपको जो सॉल्वेंट है जो कि हमने क्रैंकेस में यूज़ किया था उसको यहाँ पर लगा करके इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और उसके बाद ये जो एक्सेसिव गैसकेट निकल गया इसको क्लीन करेंगे, यहाँ पर भी लग गया उसको भी क्लीन करना है। ये सिलिकॉन गैसकेट इसलिए लगाया है ताकि यहाँ से ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आती है बजाज की बाइक्स में वो इसमें ना आए, और अगर आए तो कम आए। उसके बाद ये दो 5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स हैं, इन पे थोड़ा सा थ्रेड लॉकर अप्लाई करना है दोनों के ऊपर। और उसके बाद इन होल्स को जो क्रैंकेस है उसके अंदर जो थ्रेड्स बने हुए हैं उनके साथ अलाइन करके जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट करना है। और इनको भी 1 kgm के ऊपर टॉर्क करेंगे। उसके बाद इन दो स्क्रूज को जो कि सेम साइज के हैं यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इनके ऊपर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर जरूर लगा लें। और इनको हैंड टाइट करने के बाद 1/8 टर्न और टाइट करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद जो वायरिंग है उसको होल्ड करने के लिए एक स्टॉपर प्लेट लगती है। तो स्टॉपर प्लेट में एक साइड कर्व बना हुआ है, तो जिस साइड ये उठा हुआ है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए एक स्क्रू है जो कि इन दोनों स्क्रूज की ही साइज का है सेम, उसके ऊपर थोड़ा सा लोक टाइट लगाते हुए ये वाला जो स्लॉट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। इसको वायरिंग के ऊपर रखें मेक श्योर, और फिर इसको भी सेम मेथड से टाइट कर दें। उसके बाद ये वाली प्लेट लगानी है जो कि यहाँ पर लगेगी। इसमें एक साइड 3 लाइंस बनी हुई हैं और 2 स्लॉट्स बने हुए हैं। इनको नीचे की तरफ रखते हुए जो प्लेन सेक्शन है उसको ऊपर की साइड रखते हुए ये वाले जो होल्स हैं इनके साथ अलाइन करके इसके 2 फिलिप्स हेड के स्क्रूज हैं, दोनों सेम साइज़ के हैं और कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा लॉक टाइट लगाना है और फिर इनको टाइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे वुडरफ की को। तो वुडरफ की का जो ये वाला सेक्शन है इसको जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें इस वाले स्लॉट के अंदर कुछ इस तरीके से पोजीशन करना है, आगे की साइड से थोड़ा सा नीचे की साइड रहे। उसके बाद जो मैग्नेट है उसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करते टाइम इसमें ये जो कट बना हुआ है इसको जो वुडरफ की है उसके साथ अलाइन करना है और फिर इसको प्लेस कर देंगे। उसके बाद मैग्नेट का जो नट है और जो वॉशर है उसको लगाना है। वैसे यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 2 वॉशर लगने चाहिए थे, वैसे पार्ट्स कैटलॉग में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। जैसे कि हमने राइट साइड में लगाया है वैसे ही लेफ्ट में होना चाहिए था। तो इसका एक प्लेन वॉशर है वो मिसिंग है, वो इस बाइक में जब मैंने इसको डिसमेंटल किया तब भी नहीं था। तो इसका बेलीवेल वॉशर है उसको लगा रहे हैं, उभरा हुआ सेक्शन ऊपर की साइड रखते हुए। और फिर इसका जो नट है उसको लगाना है और ये नट नॉर्मल नट की तरह है, क्लॉकवाइज टाइट होगा। ऑलराइट, तो अब बारी है जो मैग्नेट का नट है उसको टाइट करने की। और यूजुअली इसको टाइट करने के लिए एक स्पेशल टूल आता है जो कि यहाँ पर इसको होल्ड करता है, जिससे कि हम मैग्नेट है उसको रोक करके जो ये नट है इसको टाइट कर सकें। लेकिन जो नॉर्मल हार्डवेयर शॉप्स हैं उनमें छोटे मोटे टूल्स तो मिल जाते हैं, जैसे इसका क्लच होल्डर मिल गया, लेकिन ये वाला जो स्पेशल टूल है ये नहीं अवेलेबल हो पाया। तो अभी मैं ये वाला जो मैग्नेट होल्डर है इसी को ट्राई करने वाला हूँ और देखते हैं कि इससे हमें सक्सेस है वो मिल पाती है या नहीं। तो अभी इसको इसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। मेक श्योर जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है CPS उसको आप डैमेज ना करें। अगर आपको डर है कि इसकी वजह से जो CPS है वो डैमेज हो सकता है तो एक बार उसको निकाल लें। और ये इससे नीचे नहीं जाएगा। इसको यहाँ पर होल्ड रखते हुए जो होल्डर है उसका जो क्लैंप है उसको टाइट करेंगे। और अभी एक चीज़ और माइंड में रखें कि आप इसको इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मूव ना करें, बिकॉज इसका ये वाला जो सरफेस है ये थोड़ा शार्प है और ये इस एल्यूमिनियम के जो फेस है उसके ऊपर राइड कर रहा है। तो हम इसको मूव करेंगे तो ये जो फेस है उसको डैमेज कर देगा। तो इसको यहीं पर होल्ड रखते हुए टॉर्क रेंज की हेल्प से 19 मिलीमीटर का सॉकेट यूज करके ये वाला जो नट है इसको 5 से 5.5 kgm तक टाइट करना है। और मैं 5 kgm जो फोर्स है वो यूज कर रहा हूँ।
दैट वॉज क्वाइट ईजी। ऑल राइट, अभी जो मैग्नेट होल्डर है उसको केयरफुली रिमूव करना है। मेक श्योर ना तो हमें फेस डैमेज करना है और ना ही जो CPS है उसको डैमेज करना है। और CPS की साइड से इसको थोड़ा सा केयरफुली निकाल लेते हैं। और अभी लगे हाथ जो ये NPS है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, इसकी जो ये वायर है इसको भी इसका जो सॉकेट है उसके अंदर प्रॉपर्ली इंसर्ट कर देते हैं। और अभी इससे आगे की जो स्टेप्स हैं वो भी हम जो LH कवर है उसी में करने वाले थे, लेकिन थैंक्स टू बजाज एंड देयर ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग, यहाँ पर जो ये DTSI ट्विन स्पार्क का लोगो उन्होंने लगाया है, इस लोगो को लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक होल है वो कट करना जरूरी नहीं समझा। जैसे कि इस साइड एक इंस्पेक्शन होल है कि हम TDC है उसको कैसे चेक करें, लेकिन मैग्नेट है उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे हम, तो हम क्रैंक को टॉप डेड सेंटर पर लेकर के कैसे आएंगे। उसके लिए यहाँ पर एक होल आता है जो कि ज़्यादातर कंपनीज ने दे रखा है, लेकिन बजाज ने पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने इसको हटा दिया। तो उसकी वजह से हम यहाँ पर और आगे काम नहीं कर सकते, बिकॉज हम वन वे क्लच लगाएंगे या फिर जो स्टार्टर मोटर की ड्राइव गियर है, ड्रिवन गियर है, उनको लगाएंगे तो उनको होल्ड करने के लिए हमें LH कवर चाहिए। LH कवर को हम बंद नहीं कर सकते बिकॉज हमें क्रैंक है उसको रोटेट करना है, तो इसलिए ये काम यहीं तक रहेगा। अब इंजन को सीधा रखेंगे और जो ऊपर की साइड का वर्क है उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसमें भी एक रिस्क है जो कि ये वाली प्लेट आपको दिख रही है, तो इसको जब आप सीधा रखें तो मेक श्योर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली रखें, अदरवाइज ये भी टूट सकती है। और अभी नेक्स्ट स्टेप के तौर पे ये वाली जो लोकेटिंग डाउल्स हैं इनको एक यहाँ पर लगेगी और दूसरी वाली को यहाँ पर लगाना है। और उसके बाद बारी आती है गैस्केट है उसको लगाने की, लेकिन इसको लगाने से पहले जो टाइमिंग चेन है उसको हमें या तो होल्ड करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको अगर इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप प्रिविलेज्ड हैं, आपके पास एक मैग्नेटिक स्टिक है, मैग्नेट स्टिक, मैग्नेटिक पेन, जो भी आप बोलना चाहें, तो फिर बाद में जब भी आपको टाइमिंग चेन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको कुछ इस तरीके से निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपको इसको वायर से बांध करके रखना पड़ेगा। अब लगाते हैं जो गैस्केट है उसको। गैस्केट को लगाने के लिए उसकी डायरेक्शन है उसको नोट करना काफ़ी नेसेसरी है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर का आपको सिलिकॉन जेल टाइप एक मटेरियल दिखेगा जो कि यहाँ पर लगने वाला है, बिकॉज यहाँ पर एक ऑयल जेट और ऑयल गैलरी बना रखी है जो कि ऊपर की तरफ ऑयल है उसको सप्लाई करने का काम करता है, और उसको हम इसके साथ मैच करना चाहते हैं तो हमें गैस्केट को इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो ये मैच नहीं हो पाएगा, और अगर इसको इस तरीके से लगाना चाहिए तो भी नहीं लग पाएगा। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि इंजन में लगती हैं वो सिंगल डायरेक्शनल होती हैं, और बाई डायरेक्शनल होती हैं, उनको आप कैसे भी लगा सकते हैं। टाइमिंग चेन को लगाने के लिए जो स्लॉट बना हुआ है उसको जो टाइमिंग गाइड है उसके अंदर से पास थ्रू करना है, और फिर जिस साइड पिस्टन वाला जो सिलेंडर लगेगा उसमें से कनेक्टिंग रोड है उसको पास थ्रू करके डाउल्स हैं उनके साथ जो गैस्केट है उसको मैच करके कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। और अब हम मूव ऑन करेंगे जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसकी तरफ। और सिलेंडर किट इसमें इंस्टॉल होने वाला है न्यू, तो इसको वैसे तो पहले सारी चीज़ें जितनी भी मैंने रिमूव की हैं, अनबॉक्स की हैं, उनको पहले से ही अनबॉक्स कर रखा था, बिकॉज चेक तो करना पड़ता है ना यार। ये एज इट इज़ निकल जाएगा। बजाज फैंसी पैकेजिंग के बिल्कुल खिलाफ है, वैसे ये अच्छी चीज़ भी है। तो ये हमारा सिलेंडर है, इसमें पिस्टन ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये एक सर्कलिप इसकी अभी बाहर की साइड निकली है, एंड आई थिंक एक सर्कलिप इन्होंने पहले से लगा रखी होगी, लेकिन पिस्टन तो अपने को निकालना ही है। तो सबसे पहले जो पिस्टन है उसको ही रिमूव कर लेते हैं। वैसे जो पिस्टन है उसको इन्होंने प्रॉपर्ली लुब्रिकेट कर रखा है, तो इसको मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आ गया पिस्टन, और एक बार सिलेंडर है उसको हम साइड में रख देते हैं। तो एक बार इसकी जो पिस्टन पिन है उसको निकाल लेते हैं, और इसकी जो पिस्टन रिंग्स है उनको मैं नहीं निकालने वाला हूँ, उनका मैं जो गैप है और जो प्लेसमेंट है वो आपको वैसे ही बता देता हूँ। और वैसे भी आप इसमें अगर सिलेंडर किट नया इंस्टॉल करेंगे तो जैसा मुझे मिला है वैसा ही आपको मिलने वाला है। वैसे भी जितनी इसकी प्राइस है बजाज के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स की, तो सिलेंडर किट आप नया डालेंगे तो ही अच्छा रहेगा, बोर ना करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। इसमें जो एरो का निशान आपको दिख रहा है पिस्टन के ऊपर, उसको एग्जॉस्ट की तरफ रखना है, और उसको एग्जॉस्ट की तरफ रखते हुए टॉप 1 रिंग है उसका गैप मैंने यहाँ पर रखा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है वैसे टॉप 1, तो आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस साइड टॉप 1 लिखा हुआ है वो ऊपर की तरफ रखनी है। और टॉप 2 रिंग है उसका गैप यहाँ पर रखा है मैंने, दोनों को एक दूसरे के क्रॉस में रखा है। और उसके बाद जो R1 रिंग है जिसको ऑयल रेल रिंग बोलते हैं उसका गैप यहाँ पर रखा है, और जो R2 रिंग है उसका गैप यहाँ पर रखा है। और उसके बाद जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है उसका गैप यहाँ पर रखा है, जो कि बीच में गोल्ड कलर की लगती है, जिसमें M और W बनाने का कंफ्यूजन लगा रहता है। और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो अभी आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल रहा होगा किसी और इंजन रिबिल्ड का, उसके अंदर एकदम अच्छे से डिटेल से बता रखा है कि पिस्टन रिंग से उनको कैसे लगाना है। मैं इसमें भी बता देता अगर ये इंस्टॉल होकर के नहीं आती, तो अगर ये अलग से आ रखी होती तो मैं इनको अलग से इंस्टॉल करके आपको दिखा देता। तो अब ये जो पिस्टन है
इसको हम जो कनेक्टिंग रोड है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। और इसमें एक साइड है वो सर्कली प्री इंस्टॉल्ड है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो इसका जो ये वाला एरो है उसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे एग्जॉस्ट की तरफ। अभी इंजन इस तरीके से प्लेस्ड है, लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं इसको कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये एग्जॉस्ट की है और वो वाली डायरेक्शन इनटेक की है। तो इसका जो एरो है उसको एग्जॉस्ट की तरफ रखना है। उसके बाद जो कनेक्टिंग रोड है उसको पहले आप लुब्रिकेट कर लें और उसके बाद इसके और जो पिस्टन है उसके होल्स को अलाइन करके जो पिस्टन पिन है उसको इंसर्ट कर दें कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक क्लीन क्लॉथ की हेल्प से जो क्रैंकेस है उसको कवर कर लें, बिकॉज इसका नेचर स्प्रिंगी आता है तो ये और कहीं जा सकती है। तो क्रैंकेस में ना गिरे, ये बाहर गिर जाएगी तो हम उठा लेंगे इसको। और अभी जो सर्कलिप है उसको इसके लिए स्लॉट बना रखा है, उस स्लॉट के अंदर प्लेस करके एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर देंगे। और ये पार्ट हमेशा ही थोड़ा ट्रिकी होता है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। और उसके बाद जैसे ही आप जो सर्कलिप है उसको इसकी जो पोजीशन है वहाँ पर प्लेस करेंगे तो आपको एक क्लिक की साउंड आएगी। बस इसको इंस्टॉल करते टाइम एक प्रिकॉशन रखनी है, वो ये होने वाली है कि जो सर्कलिप है उसको इंस्टॉल करते टाइम हम जो पिस्टन है उसको कहीं से डैमेज ना कर दें। और अभी जो सिलेंडर है उसको लगाने की बारी है। तो सबसे पहले ये जो क्लॉथ है इसको रिमूव कर लेते हैं। और वैसे तो ये जो सिलेंडर है इसकी वाल्स हैं उनको प्री कोट कर रखा था बजाज ने, लेकिन फिर भी मैं एज एन एक्स्ट्रा लेयर थोड़ा सा इंजन ऑयल है वो इसके ऊपर और अप्लाई कर रहा हूँ। और जो पिस्टन है उसको भी मैंने प्रॉपर्ली लुब्रिकेट कर दिया है। अब जो पिस्टन है उसको सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करना है और उससे पहले एक बार फिर से जो पिस्टन रिंग्स हैं सारी की सारी उनका गैप एक बार फिर से चेक कर लें। उसके बाद सिलेंडर का जो ये वाला सेक्शन है इसको इस वाले सेक्शन से अलाइन करके सबसे पहले जो गाइड है उसको पास थ्रू कर लें। उसके बाद जो पिस्टन है उसको इसका जो स्लॉट है उसके साथ अलाइन करें और फिर धीरे धीरे जो पिस्टन रिंग्स हैं उनको पुश करते हुए पिस्टन को सिलेंडर के अंदर इंसर्ट कर दें। उसके बाद मैग्नेट को होल्ड करके जिससे कि जो कनेक्टिंग रोड है वो नीचे की तरफ ना जाए और जो सिलेंडर है उसको ऑल द वे पुश कर दें। और जो डाउल्स हैं उनको सिलेंडर के साथ प्रॉपर्ली अलाइन भी कर दें। और हमारा जो सिलेंडर है वो पिस्टन के साथ प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद जो एक्सेसिव ऑयल है उसको वाइप ऑफ कर दें। उसके बाद इस साइड की जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसको लगाना है। तो गाइड में ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पर स्लॉट होगा और ये वाला जो सेक्शन है वो RH कवर के अंदर इसका एक स्लॉट बना हुआ है उसमें इंस्टॉल होता है। तो इसको जो सिलेंडर है उसके सरफेस के साथ स्लाइड करते हुए हम पुश करेंगे तो जो ये वाला सेक्शन है वो RH कवर में ऑटोमेटिकली अपनी जो प्लेस है वहाँ पर जाकर के इंसर्ट हो जाएगा। और अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स कि आपकी जो टाइमिंग चेन है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसको एक बार प्रॉपर्ली अलाइन कर लें, जो इसकी गियर है उसके साथ थोड़ा सा रोटेट करके देखें सिलेंडर को होल्ड करते हुए कि जो टाइमिंग चेन है वो प्रॉपर्ली इसका जो स्प्रोकेट है उसके ऊपर लग गई है क्या। और जब ऐसा हो जाए तो टाइमिंग चेन को होल्ड करते हुए जो गाइड है उसको फिर से इंस्टॉल करने की ट्राई करते हैं। और जो गाइड है वो प्रॉपर्ली लग गई है और गाइड है वो नीचे प्रॉपर स्लॉट में लगी है क्या उसको चेक करने के लिए आप इसको यहाँ से मूव करेंगे। तो अगर ये मूव हो रही है दैट मीन्स कि ये गलत स्लॉट में लगी है या फिर स्लॉट में नहीं लगी है। और अगर ये इस तरीके से फॉर्मली होल्ड कर रही है दैट मीन्स कि इसका जो स्लॉट है वो प्रॉपर है। उसके बाद जो टाइमिंग चेन है उसको एक बार फिर से ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद लगाएंगे दो लोकेटिंग डाउल्स, एक यहाँ पर और दूसरी वाली यहाँ पर। उसके बाद लगेगा हेड गैस्केट, तो उसमें दो डाउल्स हैं उनके जो स्लॉट्स हैं उनको मैच करना है। और साथ ही साथ ये वाला जो कट है ये इसके लिए बना हुआ है तो इसके साथ इसको अलाइन करके डाउल्स हैं उनके ऊपर जो गैस्केट है उसको प्रॉपर्ली प्लेस कर देंगे। और अब बारी है जो सिलेंडर हेड है उसको इंस्टॉल करने की। लेकिन उससे पहले हमें जो सिलेंडर हेड है उसको प्रेप करना पड़ेगा। एंड बाय प्रेपिंग आई मीन कि ये सारे आइटम है ये सिलेंडर हेड से बिलोंग करते हैं। इन सबको इसके अंदर पहले इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद सिलेंडर हेड है उसको सिलेंडर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम इन 4 वॉशर्स से। ये 4 वॉशर्स बेसिकली ये जो वाल की स्प्रिंग्स हैं इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से आप इनको स्पेसर या फिर वॉशर कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद हम लगाएंगे वाल्व ऑयल सील्स। तो पहले इन 4 वॉशर्स या फिर स्पेसर्स जो भी आप बोलना चाहें इनको लगा लेते हैं और उसके बाद 4 जो वाल्व की ऑयल सील्स हैं उनको लगाते हैं। उससे पहले मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने जो सिलेंडर हेड है उसमें अगर कोई भी गाइड डैमेज थी तो उसको आपने रिप्लेस करा लिया होगा और साथ ही साथ जो वाल्व सीट है उसको भी बनवा करके प्रॉपर जो वाल्व लैपिंग है वो करवा ली होगी जो नए वाल्व्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अभी सबसे पहले जो वॉशर है उसको जो गाइड है उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है। इसका स्लॉट है ये उसके अंदर फिट हो जाएगा। और 4 वॉशर्स हैं वो सेम साइज़ के हैं तो बाकी की जो 3 गाइड्स बच गई उनके साथ भी सेम प्रोसेस है। 2 इस साइड हैं और 2 इस साइड हैं। तो जल्दी से मैं जो वॉशर्स हैं उनको ड्रॉप कर लेता हूँ। अब बारी है वाल्व ऑयल सील्स को लगाने की। तो उसके लिए सबसे पहले जो गाइड है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं।
और उसके बाद वाल्व ऑयल सील्स हैं उनको भी लुब्रिकेट करना है। और फिर जो गाइड है उसके ऊपर वाल्व सील का जो ये वाला सेक्शन है इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करके पुश कर देंगे और जो वाल्व ऑयल सील है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगी। और ऐसे ही बाकी की जो 3 है उनको इंस्टॉल करना है। और वाल्व सील एक ऐसा आइटम है जिसको आपको जितनी बार आप इसको रिमूव करें उतनी बार रिप्लेस करना चाहिए, बिकॉज कई बार वाइट स्मोक का रीज़न बन सकता है ये, और फिर आप सोचेंगे कि सिलेंडर किट है वो डाउन हो गया है। अब बारी आती है जो चारों वॉल्स हैं उनको इनके जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर लगाने की। वैसे तरीका तो ये है कि 1 वाल्व एट ए टाइम आप लगाएं, फिर उसकी स्प्रिंग और उसकी रिटेनर क्लिप्स वगैरह लगाएं, उसके बाद नेक्स्ट वॉल्व की तरफ मूव करें। लेकिन मैं अभी के लिए चारों वॉल्स हैं उनको लगा करके दिखा देता हूँ। तो जिस बाइक में 4 वॉल्स आते हैं उसमें आपको जब आप वॉल्व की लैपिंग कराएंगे या फिर खुद करेंगे तब मार्किंग करके रखनी पड़ती है, बिकॉज इसमें 2 एग्जॉस्ट वॉल्व्स हैं और 2 इनटेक वॉल्व्स हैं, और उनमें से दोनों की जो शीट है वो अलग अलग तरीके से बनेगी। मतलब जब हम वॉल्व लैपिंग करेंगे तब जो फेस बनता है वो इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सिलेंडर हेड है उसके अंदर इस साइड में मैंने लेथ मशीन शॉप से कराया था ये काम, तो यहाँ पर उस भाई ने एक मार्किंग बना रखी है, यहाँ पर है, और वो एग्जॉस्ट वॉल्व में भी इसी साइड है। तो इस साइड का इनटेक और इस साइड का एग्जॉस्ट वॉल्व है, उसमें जो 4 वॉल्व्स हैं उनमें 2 पर मार्किंग मिलेगी जो कि आप देख सकते हैं, तो ये रही, और जो इनटेक है उसमें ये रही। तो मार्किंग वाले वॉल्व्स को मार्किंग वाली साइड रखते हुए जो वाल्व्स हैं उनको हम फिट करेंगे। लेकिन इंस्टॉल करते टाइम जो वाल्व स्टेम है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट जरूर कर लें। और उसके बाद इस साइड मार्किंग है, इसमें भी मार्किंग है, और ये इनटेक वॉल्व है, बिकॉज इनटेक वॉल्व्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एग्जॉस्ट वॉल्व्स, और वैसे भी इनकी जो सीट है वो भी बड़ी है साइज में। तो जिस साइड बड़ी सीट है उस साइड जो बड़ी साइज का वॉल्व है वो लगेगा। और मार्किंग को माइंड में रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद जो बिना मार्किंग वाला इनटेक वॉल्व है उसको भी लुब्रिकेट करके इस साइड लगा लेते हैं। अब बारी आती है एग्जॉस्ट वॉल्व्स की, तो इसमें भी मेथड सेम है। सबसे पहले इनको लुब्रिकेट कर लें थोड़ा सा, उसके बाद मार्किंग वाली साइड जो मार्किंग वाला वॉल्व है उसको लगा दें, और दूसरी साइड जो नॉर्मल वॉल्व है उसको लगाना है। और अब जो सिलेंडर हेड है उसको फ्लिप कर लेते हैं। अब बारी है वॉल्व स्प्रिंग्स को इंस्टॉल करने की। तो वॉल्व स्प्रिंग्स के अंदर जिस साइड आपको गैप ज़्यादा दिखे वो साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और जिस साइड जो गैप है वो कम होता जा रहा है ग्रेजुअली वो साइड नीचे की तरफ रखनी है। और साथ ही साथ इस केस में तो मार्किंग्स भी बनी हुई है यहाँ पर, ये जो येलो कलर की मार्किंग्स आपको दिख रही हैं ये नीचे की तरफ रखना है। तो जो स्प्रिंग्स हैं उनमें जो डायरेक्शन नीचे की तरफ रखनी है उसको नीचे की तरफ रखते हुए इनको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। साथ ही साथ एक चीज़ और देख लें, इसमें क्या है कि जो वाल्व सील्स हैं वो थोड़ी डायमीटर में पतली हैं, तो इसका जो वो स्पेसर लगा हुआ है वो वाल्व सील्स लगाने के बाद भी निकल सकता है। तो जब हम सिलेंडर हेड को उस साइड फ्लिप करने के बाद में वॉल्व्स इंस्टॉल कर रहे थे तो उस टाइम अगर वॉशर्स हैं वो गिर जाएंगे तो आपको फिर से लगाने पड़ेंगे। तो स्प्रिंग लगाने से पहले एक बार मेक श्योर कर लें कि जो वॉशर्स हैं वो उनकी प्लेसेस पर हैं, और इसी तरीके से जो बाकी की स्प्रिंग्स हैं उनको लगाना है। उसके बाद लगानी है इनकी कैप को, जो कि जो वाल्व की कोटर्स हैं उनको होल्ड रखेगी। तो एक बार के लिए मैं एक ही कैप है उसको लगा रहा हूँ, बिकॉज इसमें कोटर्स लगानी है और वो मेथड भी आपको शो करना है। तो इसलिए मैं अभी एक बार जो ये बाकी की स्प्रिंग्स हैं इनको साइड में रख देता हूँ निकाल करके, बिकॉज अदरवाइज ये गिर जाएंगी। अब बारी आती है जो कोटर्स हैं उनको इंस्टॉल करने की। तो पर वाल्व 2 कोटर्स लगती हैं, और कोटर्स में जिस साइड एक उभरा हुआ सेक्शन दिखे आपको कट जैसा वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो प्लेन सेक्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा। और इनको इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली हैं। इनमें थोड़ा सा गैप और हो सकता है, लेकिन जो इनकी ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से होगी। तो इनको 1 बाय 1 उसी डायरेक्शन में जो स्प्रिंग कैप है उसके अंदर प्लेस करना है। तो एक जो वाल्व है उसकी जो कोटर्स हैं उनको मैंने प्रॉपर्ली लगा दिया है। बेसिकली जो टूललेस इंस्टॉलेशन होता है उसको मैं ट्राई करके देख रहा था कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर हेड में वो पॉसिबल है क्या। तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक की स्टेप तो हमने यहाँ पर कर ही ली थी, तो इसको एज इट इज़ रखना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्लिप करें, और अभी हम ये वाला जो वाल्व है इसकी जो कोटर है उसको लगा रहे हैं। तो इसकी साइज़ का एक सॉकेट लेना है जो कि इसके यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिट हो जाए। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से होल्ड रखते हुए फ्लोर पर प्लेस कर देते हैं, और फिर ये जो दोनों कोटर्स हैं इनको होल्ड रखते हुए जो स्प्रिंग की कैप है उसको नीचे की साइड पुश करना है, जिससे कि जो स्प्रिंग है वो पुश हो जाएगी। और वाल्व का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर हमने सॉकेट लगा दिया, तो वाल्व है वो पुश नहीं होगा।
तो वाल्व अपनी पोजीशन पर रहेगा और इसको हम पुश करते जाएंगे तो जो कोटर्स हैं वो वाल्व में एक स्लॉट बना हुआ होता है, उसके अंदर लॉक हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से। और एक बार फिर से इसको थोड़ा सा पुश कर दें जिससे कि जो कोटर्स हैं वो प्रॉपर्ली स्लॉटेड हो जाएं। और अब बारी आती है इसको चेक करने की कि जो कोटर हमने लगाई है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है या फिर नहीं। तो उसको चेक करने के लिए जो सिलेंडर हेड है उसको मैंने ग्राउंड से ऊपर उठा रखा है, बिकॉज अगर आप इसको ग्राउंड पे रख के चेक करेंगे तो चांसेस हैं कि वाल्व्स हैं वो ग्राउंड को टच कर जाएं और वो बेंड भी हो सकते हैं। तो सिलेंडर हेड को कुछ इस तरीके से होल्ड रखते हुए जो वाल्व का स्टेम है उसके ऊपर हम हैमर से टैप करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, वाल्व का जो स्टेम है उसके ऊपर टैप करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कोटर है वो अभी भी इसकी जो पोजीशन है वहीं पर है। दैट मीन्स कि जो कोटर्स हमने इंस्टॉल किए वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई हैं। और अभी सेम जो मेथड है वो इस साइड करना है, तो मैं उसको जल्दी से कर लेता हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। अब बारी आती है जो रोकर आर्म्स हैं उनको इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले कौन सी रोकर आर्म किस साइड लगेगी उसको फिगर आउट कर लेते हैं। तो उसका तरीका काफ़ी सिंपल है। इसमें आप देख सकते हैं तो एक रोकर आर्म है उसके ऊपर आई लिखा हुआ है और जो दूसरी रोकर आर्म है उसके ऊपर ई लिखा हुआ है। तो जिस रोकर आर्म के ऊपर ई लिखा हुआ है, ई मीन्स एग्जॉस्ट, तो ये एग्जॉस्ट की साइड रहेगी, और आई मीन्स इनटेक, तो ये इनटेक की साइड रहेगी। तो सबसे पहले जो एग्जॉस्ट वाली रोकर आर्म है उसको लेते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। अब बिकॉज हमारी जो कैमशाफ्ट है वो सेंटर में रहने वाली है, तो जो रोलर है जो कि कैमशाफ्ट के थ्रू ड्राइव करता है उसको कैमशाफ्ट की साइड कर देते हैं। अब इसमें भी आप या तो इसको इस तरीके से लगाएंगे या फिर इस तरीके से। तो उसका एक सिंपल मेथड यही है कि जिस साइड एडजस्टिंग नट लगा रखा है वो साइड ऊपर की तरफ रखनी है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस साइड ई लिखा हुआ है वो सेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। और इसको कुछ इस तरीके से, इसके लिए एक होल बना रखा है और यहाँ पर इसका स्लॉट है, तो उसका जो होल है वो होल के साथ और स्लॉट है वो स्लॉट के साथ अलाइन करके इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। लेकिन प्लेसमेंट से पहले इसके अंदर छोटी छोटी नीडल्स बनी हुई हैं जो कि इसकी रोकर आर्म शाफ्ट है उसको इंसर्ट करने के बाद एक नीडल बेरिंग का काम करती हैं। अभी बिकॉज शाफ्ट तो लगी नहीं हुई है तो इनको प्रॉपर्ली होल्ड करने के लिए या तो आप इंजन ऑयल यूज करें या फिर थोड़ा सा ग्रीस यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये प्रॉपर्ली इसकी जो वॉल है उसके ऊपर नहीं चिपकी रहेंगी तो फिर ये नीचे की साइड गिर जाएंगी, और जब आप ये जो शाफ्ट है इसको इंसर्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि एक या दो नीडल्स जो हैं वो या तो इसका जो ये वाला होल है इसके अंदर चली जाएंगी या फिर बीच में चली जाएंगी, और उसकी वजह से जो बेरिंग है उसमें नीडल्स कम होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और फिर चांसेस हैं कि रोकर की साउंड भी आ सकती है और रोकर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये चीज़ें माइंड में रखते हुए इसको हम प्लेस करते हैं और जिस साइड से टाइमिंग चैन निकलती है उस साइड से ये जो रोकर आर्म शाफ्ट है इसको इंसर्ट करना है। यहाँ पर ये इसका होल है, तो जो रोकर है उसको होल के साथ अलाइन रखते हुए सबसे पहले जो शाफ्ट है उसको आप लुब्रिकेट कर लें, उसके बाद इसको केयरफुली पुश करते जाएं। और थोड़ा सा भी अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो दैट मीन्स कि जो नीडल्स हैं वो या तो निकल गए हैं या फिर उनकी जो लोकेशन है वो ऑफसेट हो गई है, तो उसको भी आप चेक कर लें। और जब आप इतना पुश कर दें तब आपको लगाने हैं ये 3 वॉशर्स। तो ये 2 वॉशर्स प्लेन है और ये एक बेलीवेल वॉशर है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल है, ये बीच में से बेंड हो रखा है जिसकी वजह से ये एक साइड से उठा हुआ है और एक साइड से दबा हुआ है। तो जो बेलीवेल वॉशर है उसको बीच में रख के उसके ऊपर एक प्लेन वॉशर लगाना है और इनको कुछ इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर आपको स्पेस दिखेगी, उस स्पेस के बीच में जो वॉशर्स है उनको प्लेस करना है और इनको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि जो होल्स हैं वो वॉशर्स के जो होल्स हैं उनके साथ अलाइन हो जाएं। और ऐसा करने के लिए मैं एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है उसकी हेल्प ले रहा हूँ और उसके बाद इसी फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर से जो रोकर आर्म शाफ्ट है उसको आप और पुश कर दें, और अगर होल्स हैं वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं हुए हैं तो उनको आपको फिर से अलाइन करना पड़ेगा। और जब होल्स प्रॉपर्ली अलाइन हो जाएंगे तो जो रोकर आर्म की शाफ्ट है वो कम्प्लीटली इसकी जो पोजीशन है वहाँ पर जाकर के फिट हो जाएगी। और सेम प्रोसीजर होने वाला है जो इनटेक की साइड की रोकर आर्म शाफ्ट है उसके लिए। अब बारी आती है जो कैमशाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की, लेकिन उससे पहले इसके जो बैरिंग्स हैं उनको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी तो कैमशाफ्ट ही चेंज करनी थी बट कैमशाफ्ट स्टॉक में अवेलेबल थी नहीं, और अभी इस इंजन के लिए पार्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है वेट करते हुए, तो अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं बैरिंग्स हैं सिर्फ उनको रिप्लेस कर रहा हूँ। और बैरिंग को निकालने के लिए एक बैरिंग पुलर है, तो इसके जो ये 3 सेक्शंस हैं इनको जो बैरिंग है उसके पीछे कुछ इस तरीके से लगाना है, और इसका जो ये वाला सेक्शन है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद इसको करना है टाइट, जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक 16 मिलीमीटर के स्पैनर की, और फिर ग्रेजुअली जो बैरिंग है उसको पुल आउट कर लेंगे।
1 डाउन 1 मोर टू गो। इसमें भी सेम ही मेथड है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर जो कैमशाफ्ट का लोब है उसके और बैरिंग के बीच में स्पेस है वो काफ़ी कम है। और अब बारी है जो दोनों बैरिंग्स हैं उनको रिप्लेस करने की न्यू बैरिंग्स के साथ। तो सबसे पहले जो ये वाला बैरिंग है इसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर वही सेम होने वाला है। जो बैरिंग का जिस साइड पे इसके नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी मार्किंग्स वगैरह हैं, उनको ऊपर की साइड रखेंगे और फिर इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन है इसको लुब्रिकेट कर लेते हैं और फिर इन दोनों को अलाइन करके कुछ इस तरीके से जो कैमशाफ्ट है उसको प्लेस कर लेंगे। और इसको प्लेस करने के लिए मैं एक वुडन ब्लॉक यूज कर रहा हूं और उसके बाद हमें चाहिए एक ऐसा सरफेस जो कि इसका जो इनर डायमीटर है उसकी साइज का हो, बिकॉज ये जो बैरिंग है इसमें जो इनर डायमीटर है वो इंस्टॉल हो रहा है, ना कि आउटर डायमीटर। तो इनर डायमीटर के ऊपर ही हम टैप करेंगे और उसके लिए एक 12 मिलीमीटर का सॉकेट है, वो आई थिंक सफिशिएंट है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा टैप करके देखते हैं कि प्रॉपर्ली अलाइन हुआ है क्या। और जब प्रॉपर्ली अलाइन हो जाए तब उसके बाद आप इसको टैप करके प्रॉपर्ली इंसर्ट कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज कि आपके पास जो सॉकेट है वो इसकी साइज का अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप जो पुराने वाला बेरिंग है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पुराने वाला बेरिंग है उसको जस्ट इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और उसके बाद जो बेरिंग है उसके सेंटर के ऊपर हमें टैप करना है। और कुछ इस तरीके से जो बैरिंग है उसको आप प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेम मेथड होने वाला है दूसरी साइड की बैरिंग के लिए, तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। और लाइट अब बारी है जो कैमशाफ्ट है उसको प्लेस करने की। तो इसमें जो छोटी साइज का बैरिंग है वो अंदर की साइड लगेगा और जो बड़ी साइज वाला बैरिंग है वो यहाँ पर लगेगा। और इसको इंस्टॉल करते टाइम इसके जो ये लोब्स हैं इनको आप इस तरीके से या इस तरीके से ना रखें, बिकॉज उस सिचुएशन में जो वाल्व्स हैं ये उनको प्रेस करते हैं तो ये इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। इनको आपको फ्लैट रखना है इस तरीके से कि दोनों रोलर्स हैं वो फ्री रहें और जो कैमशाफ्ट है वो कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो पाए। उसके बाद जो रोकर्स हैं उनका जो बाहर वाला सेक्शन है उनको आप पुश कर दें। जो कैमशाफ्ट है उसको आगे की साइड से थोड़ा सा पुश करके ट्राई करें कि इसका जो स्लॉट है उसके अंदर आप इसको अलाइन कर पाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि आपको जो ये नट्स हैं इनको लूज करके जो इनके एडजस्टिंग स्क्रूज हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप इनको और पुश कर सकते हैं और फिर ट्राई करें कि जो कैमशाफ्ट है वो फिट हो पाएगी क्या। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लूज करते ही जो कैमशाफ्ट है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है और अभी इनमें प्ले काफ़ी आ गया है। बट एनीवेज एक बार इनको ऐसे ही नट्स हैं उनको टाइट कर देते हैं जिससे ये गिरे ना। उसके बाद वाल्व क्लियरेंस जब एडजस्ट करेंगे इनको तब देखेंगे। अभी बारी आती है जो कैमशाफ्ट है उसकी जो सर्क्लिप है उसको लगाने की। और सर्क्लिप को जो सर्क्लिप का टूल आता है इंस्टॉल करने का उसकी हेल्प से यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है उस स्लॉट के अंदर इंसर्ट करना है। और अभी जो सर्क्लिप है वो इंस्टॉल हो चुकी है जो कि कैमशाफ्ट को उसकी प्लेस है वहाँ पर लॉक रखेगी। अब बारी आती है इन दो ओरिंग्स को लगाने की। तो इन दोनों ओरिंग्स में जो ओरिंग छोटी साइज़ की है वो लगेगी यहाँ पर अंदर की साइड। ओरिंग को लगाने के लिए इसका एक स्लॉट बना रखा है, उस स्लॉट के अंदर आपको जो ओरिंग है उसको ड्रॉप करना है। और इसको इंस्टॉल करते टाइम इसको लुब्रिकेट करना ना भूलें। और अभी जो बड़े वाली ओरिंग है उसके लिए यहाँ पर ये वाला स्लॉट बना रखा है, इसको लुब्रिकेट करके इसका जो स्लॉट है उसमें लगाना है। और अब बारी आती है जो सिलेंडर हेड है उसको सिलेंडर उसको प्लेस करने की। तो सबसे पहले जिस साइड टाइमिंग चेन लगने वाली है उसको सिलेंडर में जिस साइड से टाइमिंग चेन निकलेगी उस साइड से मैच कर लें। और उसके बाद जो दोनों टाइमिंग की गाइड्स हैं उनको थोड़ा सा अंदर की साइड कर दें। ये वाली होगी, ये वाली तो अपनी पोजीशन है वहीं पर रहेगी। और उसके बाद आप जो सिलेंडर है उसको जो डाउल्स हैं उनको इसके होल्स के साथ मैच करके पुश कर दें। और उसके बाद जो टाइमिंग चेन है उसको ऊपर की साइड लेकर के आएंगे और फिर जो कैमशाफ्ट है एक बार इसको उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। उससे पहले एक बार फिर से मेक श्योर कर लें कि जो टाइमिंग चेन है वो उसका जो स्प्रोकेट है उसी के ऊपर प्रॉपर्ली माउंटेड हो। और उसके बाद जो कैमशाफ्ट है इसको उसके ऊपर ड्रॉप कर दें। फिर बारी आती है जो ये प्लेट है इसको लगाने की। तो इसको लगाने के लिए इसके जो होल्स हैं उनको अलाइन करना है जो कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में अलाइन होंगे कुछ इस तरीके से। और इसमें जो ये वाला सेक्शन है जिसमें खड्डे बने हुए हैं दो उसको नीचे की तरफ रखना है और इसको कुछ इसी तरीके से प्लेस करना है। वैसे इसमें जो है नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद 5 बोल्ट्स हैं इनको लगाना है। तो इनमें से जो सबसे छोटी साइज का बोल्ट है वो यहाँ पर लगेगा और उसके अलावा जो 4 बोल्ट्स बच गए वो लगेंगे इन 4 होल्स में।
उसके बाद इनका जो ये वाला सेक्शन है जहाँ पर ये जो बोल्ट्स हैं, इनका जो वॉशर वाला पोर्शन है ये जा कर के लगेगा, वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे, बिकॉज जब हम इनको टॉर्क करेंगे तो इनके जो वॉशर्स हैं उनको लुब्रिकेटेड रखना है, और ये वाला जो है इसको ड्राई रखते हैं एक बार के लिए। और वैसे ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, उसके बाद ये जो बोल्ट्स हैं इनको सबसे पहले हैंड टाइट कर लेते हैं। और वैसे जो ये लुब्रिकेशन वाली प्रोसेस मैंने की है, ये मैंने जो सर्विस मैनुअल है, वर्कशॉप मैनुअल है, उसके अंदर नहीं पढ़ी है, बिकॉज वो स्पेनिश में थी, उसमें सिर्फ टॉर्क स्पेक्स हैं वही समझ में आए थे मेरे। ये जो चीज़ है ये मुझे किसी टेक्नीशियन ने बताई है जो कि बजाज में काम करते हैं, उन्होंने ही मुझे ईमेल से वो जो सर्विस मैनुअल वो भेजी थी। और इन 4 बोल्ट्स को हैंड टाइट करने के बाद ये वाला जो बोल्ट है इसको भी हैंड टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो चारों बोल्ट्स हैं, सबसे पहले इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में 2.2 से 2.5 केजीएम का जो टॉर्क है उसके ऊपर टॉर्क करेंगे। तो मैं 2.3 जो केजीएम है वो टॉर्क रेफरेंस ले रहा हूँ। और सबसे पहले ये वाला जो बोल्ट है इसको टॉर्क करते हैं। उसके बाद इस वाले को टाइट कर रहा हूँ। फिर बारी आती है इस वाले की। और अब बचा हुआ है लास्ट वाला, उसको टाइट कर देते हैं। और इन चारों को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करने के बाद ये वाला जो बोल्ट है इसको टाइट करना है, और इसका भी टॉर्क फिगर सेम है, बस यही है कि इसको लास्ट में टाइट करना है। उसके बाद बारी आती है जो कैमशाफ्ट का स्प्रोकेट है उसको लगाने की। तो अभी के लिए सबसे पहले इसकी जो स्लीव है उसको लगाते हैं। तो जो टाइमिंग चैन है उसको एक बार ऊपर की साइड होल्ड रखते हुए जो स्लीव है उसको इंसर्ट कर देते हैं, और एक बार टाइमिंग चैन उसको फिर से यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। और अब लगाना स्प्रोकेट, लेकिन उससे पहले टीडीसी है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब मैं आपको टीडीसी फाइंड करने के लिए जो मैग्नेट है उसको रोटेट करने को बोलूँ, उस टाइम पे आपको जो टाइमिंग चैन है उसको कुछ इस तरीके से होल्ड रखना है। और अभी जो टाइमिंग चैन है उसको होल्ड रखते हुए ये वाला जो मार्क है जिसके पास में ये JB लिखा हुआ है, तो ये जो मार्क है बेसिकली जो क्रैंकेस का जो ओवरऑल डिजाइन है उसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन है जो कि उभरा हुआ है, और इसके बराबर में जो मैग्नेट है उसको अगेन जो टाइमिंग चैन है उसको होल्ड रखते हुए रोटेट करना है मैग्नेट को। और मैग्नेट में जो ये T बना हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पर F है और ये T है। इस T के पास में जो लाइन है जो कि F और T के बीच वाली लाइन है, उस लाइन को इसके साथ मैच करना है और वहाँ पर आपको इसको होल्ड करके रखना है। अब अगर ये थोड़ा सा ऊपर या नीचे की साइड होल्ड हो रहा है तो आप स्पार्क प्लग है उसको लगा करके ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं तो इसको मैनेज कर लूँगा इतना जब टाइमिंग एडजस्ट करूँगा उस टाइम पे। तो इन दोनों मार्क्स को अलाइन रखते हुए हमें जो आगे की प्रोसेस है वो करनी है। अब जब तक स्प्रोकेट है उसको लगा नहीं देते प्रॉपरली और उसका बोल्ट टाइट नहीं कर देते, तब तक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये एक दूसरे के बराबर रहनी चाहिए। और अभी जो स्प्रोकेट है उसमें T का जो सेक्शन है वो ऊपर की साइड रखना है, वैसे ही ऊपर ही रहेगा बिकॉज जो स्प्रोकेट है उसमें यहाँ पर कट बना हुआ है और जो कैमशाफ्ट है उसमें भी कट बना हुआ है, तो उसकी वजह से हमें इसको इस साइड रखना है या फिर इस साइड रखना है, उसमें हेल्प हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से लगना है। एक बार बिना टाइमिंग चैन के लगा करके बता रहा हूँ। बेसिकली T यहाँ पर रहना चाहिए और ये दो लाइंस बनी हुई हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये एकदम जो फेस वाली लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन आप यहाँ पर इमेजिन कर लें, उसके एकदम पैरेलल रहनी चाहिए, और T है वो एकदम टॉप पे। और सेम पोजीशन में हमें इसमें टाइमिंग चैन है उसको लगाना है। और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, TDC है टॉप डेड सेंटर, वो वही रहना चाहिए जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और अभी इसको लगा करके देखते हैं। तो मैं एक बार TDC चेक कर लेता हूँ। TDC बिल्कुल सही जगह पे है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्प्रोकेट है उसको हमें उस डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। और अभी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अभी भी अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा मिसमैच दिख रहा है तो वो इसलिए बिकॉज जो इंजन है वो थोड़ा सा इस तरीके से फेस्ड है। इतना नहीं है कि जो लिंक्स हैं उनको शिफ्ट करना पड़े। अभी टाइमिंग बिल्कुल प्रॉपर है। TDC को भी मैंने दोबारा से चेक कर लिया था। और इस सिचुएशन में हम जो बोल्ट है और इसका जो वॉशर है उसको लगा सकते हैं। अब बारी है वॉशर लगाने की। तो इस वॉशर में जिस साइड कट बना हुआ है वो अंदर की साइड रहेगा और जो प्लेन साइड है वो बाहर की तरफ रखते हुए ये वाला जो एलन का बोल्ट है इसको जो वॉशर है उससे पास थ्रू कर लेते हैं। साथ ही जो बोल्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर लगाना है और उसके बाद इस वॉशर को थोड़ा सा आगे रखते हुए जो बोल्ट है उसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करके टाइट कर देंगे।
उसके बाद इस 6 मिलीमीटर के एलन बोल्ट को थोड़ा सा हैंड टाइट करेंगे जितना हम अभी कर सकें, और फिर इसकी हेल्प से ही एक बार जो इंजन है उसको पूरा 360 रोटेट करके देख लेते हैं। ये 2 टर्न हो गए कंप्लीट। एक बार फिर से जो टाइमिंग है उसको मैच करते हैं, तो टाइमिंग है वो प्रॉपर्ली मैच हो रही है। दैट मीन्स कि हम जो कैम चैन टेंशनर है उसको लगा सकते हैं और ये जो बोल्ट है इसको प्रॉपर्ली टॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो कैम चैन टेंशनर है उसका जो गैस्केट है उसको इसकी जो प्लेस है वहाँ पर लगा देते हैं और इसके जो होल्स हैं उनको भी अलाइन कर लेते हैं। और उसके बाद इसका जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर एक ओरिंग भी लगी रहती है, अगर वो डैमेज है तो रिप्लेस कर दें, अदरवाइज इसको एज इट इज़ ही लगे रहने दें। उसके बाद एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जो टेंशनर है उसमें यहाँ पर फ्लैट हेड लगने के लिए एक जगह बनी रहती है, वहाँ पर इसको स्लॉट करके इसको क्लॉकवाइज टाइट करें और फिर ये पूरा टाइट हो जाएगा। तब इसमें एक पोजीशन आती है जहाँ पर ये लॉक हो जाता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो स्क्रू ड्राइवर है उसको एक बार साइड में रख के जो टेंशनर है उसको जेंटली होल्ड करते हुए इसकी जो पोजीशन है वहाँ पर ले जा करके प्लेस कर देते हैं। और इसकी वैसे तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं इसमें जो मैन्युफैक्चरर का नेम लिखा हुआ है उसको नीचे की तरफ प्लेस करना प्रीफर करता हूँ, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरर नेम है वो और जो इसमें सीरियल नंबर वगैरह कुछ लिखे हुए हैं वो प्रॉपर्ली रीड आउट किए जा सकें, मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में ना हो। उसके बाद इसके 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको लगाना है। सबसे पहले इनको हैंड टाइट करते हैं, उसके बाद इनको 1 kgm के ऊपर टॉर्क करना है। उसके बाद जो टेंशनर है उसमें फिर से जो फ्लैट हेड है उसकी हेल्प से इसकी जो टेंशन है उसको रिलीज़ करना है। एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट करेंगे और बाकी ये सेल्फ एडजस्टिंग टेंशन आती है इसमें थैंक्स टू द स्प्रिंग, उसकी हेल्प से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद लगाना है इसका 10 मिलीमीटर का बोल्ट, जिसको हैंड टाइट करने के बाद ओपन स्पैनर की हेल्प से थोड़ा सा टाइट और करना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद ये जो नट है इसको होल्ड करने के लिए एक 19 मिलीमीटर का सॉकेट या फिर स्पैनर लेना है आपको, इसके ऊपर लगाना है और कुछ इस तरीके से होल्ड रखना है। उसके बाद ये वाला जो बोल्ट है इसको 1.4 से 1.6 kgm के ऊपर टॉर्क करना है। मैं 1.5 kgm यूज़ कर रहा हूँ। तो मैग्नेट का जो नट है उसको होल्ड करके रखते हुए इसको टॉर्क कर देते हैं। उसके बाद इसको फिर से टॉप डेड सेंटर पे ले आते हैं, बिकॉज अभी जो वाल क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करना है। उसके बाद जो रोकर्स हैं एक बार उनको मूव करके देखेंगे, इनमें थोड़ी सी क्लियरेंस होनी चाहिए। अगर क्लियरेंस नहीं है तो 360 फिर से रोटेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से चेक करेंगे। बिकॉज अगर दोनों में से एक भी रोकर टाइट है दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्जॉस्ट का ही होता है। दैट मीन्स कि जो रोटेशन है उसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक है वो जस्ट कंप्लीट ही हुआ है। उस सिचुएशन में हम जो वाल क्लियरेंस है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वाल क्लियरेंस हम उस टाइम एडजस्ट करते हैं जिस टाइम कैमशाफ्ट है वो किसी भी रोकर आर्म को एक्टिवेट करने की ट्राई नहीं कर रही हो या फिर एक्टिवेट करके हटी ना हो। जो एक फ्री स्पेस होता है जिसके अंदर कंप्रेशन जो स्ट्रोक है वो होता है, जिस टाइम सारे वॉल्स हैं वो क्लोज रहते हैं, उस टाइम हम जो क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करते हैं। तो उस पोजीशन में लाने के बाद में टीडीसी फाइंड आउट करने के बाद में जो रोकर्स हैं उनके जो ये वाले नट्स हैं इनको लूज करना है और उसके बाद इनकी जो वाल क्लियरेंस है उसके अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करके और फिर इनको फिर से टाइट करेंगे। और इसका जो वाल क्लियरेंस है वो इनटेक के लिए 0.05 mm है और एग्जॉस्ट के लिए 0.10 mm है। तो सबसे पहले जो इनटेक की क्लियरेंस है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिलर गेज की हेल्प से इसका जो एडजस्टिंग स्क्रू है और जो वाल का स्टेम है उसके बीच में जो फिलर गेज है उसको रखना है और उसके बाद जो स्क्रू एडजस्टिंग के लिए टूल आता है उसकी हेल्प से इसको टाइट करना है। वैसे आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर आप नोज प्लायर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आई थिंक नोज प्लायर ही यूज़ किया है, ये मुझे मिल गया इसलिए अब मैं इसको काम में ले रहा हूँ। और क्लियरेंस है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि जो फिलर गेज है उसमें मॉडरेट ड्रैग होना चाहिए, मतलब ना इसमें कम खिंचाव हो ना ज़्यादा खिंचाव हो, थोड़ा थोड़ा ड्रैग हो और ये बिल्कुल रुके भी ना। और उस कंडीशन में इसको होल्ड करके ये जो नट है इसको आपको टाइट करना है। ये 9 मिलीमीटर का है इस केस में, लेकिन इसको एक बार हैंड टाइट कर देते हैं और दूसरी जो क्लियरेंस है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से दोनों क्लियरेंसेस हैं उनको चेक कर लेते हैं। उसके बाद 9 मिलीमीटर के स्पैनर की हेल्प से जो टूल है उसकी हेल्प से जो स्क्रू है उसको लॉक रखेंगे उसी पोजीशन में और जो ये नट है इसको टाइट कर देंगे। और सेम सिचुएशन इस साइड रखनी है। एक बार फिर से जो क्लियरेंस है उसको मेजर कर लें
और इसी तरीके से 0.10 का जो फिलर गेज है उसकी हेल्प से जो एग्जॉस्ट की वाल्व क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करना है। तो मैं वो कर लेता हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और अभी एक बार फिर से इसको 360 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। और उस टाइम पे मैं इस वाली सिचुएशन की बात कर रहा था। अभी आप देख सकते हैं कि लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, लेकिन जो टी है वो यहाँ पर नहीं है। और इस सिचुएशन में जो रोकर्स हैं वो दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें जो वाल क्लियरेंस है उसको एडजस्ट नहीं करना होता है। और अभी ये जो सिचुएशन है ये प्रॉपर है। तो एक बार फिर से जो वाल क्लियरेंस है उनको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। 0.05 फॉर द इनटेक एंड 0.10 फॉर द एग्जॉस्ट। और वाल क्लियरेंसेस हैं वो अभी तो सही हैं। अब बारी आती है जो सिलेंडर हेड का कवर है उसको इंस्टॉल करने की। और जो सिलेंडर हेड का कवर है उसको लगाने से पहले इसका जो गैस्केट है उसको इंस्टॉल करना है। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, नया ही इंस्टॉल हो रहा है। तो सिलेंडर हेड का जो कवर है उसके अंदर कुछ ग्रूव्स बने हुए हैं, जिनके अंदर जो गैस्केट है उसका जो थिन साइड वाला पोर्शन है वो जाकर के अलाइन होगा। तो हेड कवर में जिस टाइप के कटआउट्स बने हुए हैं उन कटआउट्स के साथ जो गैस्केट है उसको मैच करके इसको पुश करना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको, ये जो बोल्ट है इसकी साइड रखते हुए कुछ इस तरीके से जो हेड कवर है उसको प्लेस कर देंगे। उसके बाद इसके 4 बोल्ट्स लगाने हैं और ये चारों बोल्ट सेम वही हैं जो हमने आरएच कवर और क्रैंकेस में इस साइज वाले जो बोल्ट्स काम में लिए थे। अभी इसके 4 होल्स हैं, उनके अंदर ये जो बोल्ट्स हैं इनको लगाना है। और सबसे पहले इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में हैंड टाइट करेंगे। उसके बाद इनको 1 kgm के ऊपर टॉर्क करना है और वो भी क्रिस क्रॉस पैटर्न में। और अब बारी आती है जो एलएच कवर है उसको कंप्लीट करने की। तो उसके लिए सबसे पहले जो 1 वे क्लच है या फिर स्टार्टर क्लच जिसको बोलते हैं उसको लगाना है। और इसमें इसकी बॉल स्प्रिंग्स और कुछ प्लास्टिक के स्पेसेस वगैरह लगते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। वैसे 4 मैंने लगा रखे हैं, इसमें टोटल 5 लगते हैं, तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी के आप उसी की रेफरेंस से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ये स्पेसर लगेगा। इसमें जो ये 2 डॉट्स बने हुए हैं ये यहाँ पर स्लॉट होते हैं। उसके अलावा इसमें यहाँ पर एक कट बना हुआ है, तो वो कट वाला सेक्शन है वो अंदर की साइड यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसको प्लेस कर देते हैं, इसके जो डॉट्स हैं उनको उनके स्लॉट्स में लगा करके, और जो कट वाला सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद जो स्प्रिंग है उसको लगाना है, लेकिन स्प्रिंग से पहले ये एक प्लास्टिक का पार्ट और लगेगा। तो स्प्रिंग के अंदर इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। उसके बाद ये प्लास्टिक वाला पार्ट है इसको बाहर की तरफ रखते हुए जो स्प्रिंग का सिंपल सेक्शन है उसको, जो हमने अभी अभी स्पेसर लगाया है उसमें एक स्लॉट है स्प्रिंग को लगाने का, उसके साथ कुछ इस तरीके से अलाइन करना है। एक बार फिर से इन सबको इनकी जो प्लेस है वहाँ पर पोजीशन कर दें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जितना डिफ़िकल्ट अभी लग रहा है उतना है नहीं। उसके बाद ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट हमने लगाया था इसको पुश करके, और उसके बाद इसकी जो है बॉल है इसको लगाना है और इसको वर्टिकली रखना है। मतलब इसको इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है। यहाँ पर प्लेस करते हैं और जो स्प्रिंग है उसको रिलीज़ कर देते हैं। एंड फाइनली एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। उसके बाद इसकी प्लेट लगेगी और प्लेट में ये जो कट वाला सेक्शन है इसको किसी भी एक होल के साथ आपको अलाइन करना है कुछ इस तरीके से। वैसे इस केस में तो काफ़ी इजी है बिकॉज ऑयल बर्निंग की वजह से यहाँ पर एक मार्क बना हुआ है। बाकी आप चाहें उस तरफ लगा सकते हैं इसको, लेकिन होल के साथ अलाइन करना ज़रूर कंपलसरी है। और इसको इस तरीके से प्लेस करें या फिर इस तरीके से। तो वैसे तो ये बाई डायरेक्शनल है, लेकिन बिकॉज इसमें भी यूजेस के कारण मार्क्स पड़ गए हैं तो उनको हम नीचे की तरफ रख देते हैं और इसको इसकी जगह है वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इतना करने के बाद जिसमें इस प्लेट का कट हमने पोजीशन किया है उसको मैग्नेट के अंदर यहाँ पर एक ये पिन टाइप चीज़ निकली हुई है इसके साथ अलाइन करते हुए कुछ इस तरीके से इसको प्लेस करना है। उसके बाद इसके 3 5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स हैं इस साइज़ के, तीनों वैसे सेम साइज़ के हैं, और उनके साथ एक ये वॉशर लगेगा। तो पहले इन तीनों के जो वॉशर्स हैं उनको लगाना है और उसके बाद तीनों के ऊपर थोड़ा सा लोकटाइट है वो अप्लाई करना है, और फिर ये जो 3 होल्स हैं इनके अंदर इनको इंसर्ट करके टाइट कर देना है। और मैं एक बार इसको फिर से लगा देता हूँ मैग्नेट को होल्ड करके। इनको कुछ इस तरीके से टाइट कर दिया।
अभी बारी है फ्लाई व्हील है उसको लगाने की। तो फ्लाई व्हील को यहाँ पर प्लेस करना है और उसके बाद इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और इसको इंस्टॉल करते टाइम इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें जिससे कि आपकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। उसके बाद लगेगी स्टार्टर की ड्रिवन गियर। तो इसमें 2 वॉशर्स लगते हैं, दोनों सेम साइज़ के हैं। सबसे पहले एक वॉशर है वो इस साइड लगाएंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर स्लॉट करना है। और यहाँ पर हो गया थोड़ा सा डिज़ास्टर। वैसे मैं मेरे ख्याल से 3 साल से ये चैनल चला रहा हूँ और अभी तक ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ था हमारे साथ कि हमारी फुटेज है वही करप्ट हो गई हो। तो इससे आगे मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो ड्रिवन गियर लगा है उसके ऊपर एक वॉशर लगेगा सेम वैसा जैसा हमने पहले लगाया था। उसके बाद 2 डाउट्स लगेंगी, फिर इसका पेपर गैस्केट लगेगा और उसके बाद लगेगा LH कवर और उसके बाद उसके सारे जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट करना है 1 kgm के ऊपर, बेसिकली टॉर्क करना है। तो एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, बहुत बुरा लग रहा है। इसी वजह से ये जो वीडियो है ये इतनी काफ़ी टाइम बाद आई है। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने साथ ही एडिट कर लिया था बिकॉज हम लोग सोच रहे थे कि कुछ इसका सोल्यूशन ही मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया क्योंकि हम अभी उतने विकसित नहीं हुए हैं कि हम करप्टेड फुटेज को फिर से रिस्टोर कर पाएँ। बट यही था जो था वो। आई थिंक आप लोग ब्रीफली जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे समझ पाएंगे। एक बार फिर से सॉरी। और इसी के साथ जो डिस्कवर 100T का जो इंजन रीबिल्ड है वो होता है मेरे ख्याल से फिनिश। और अभी अब जो इंजन है उसकी साउंड है, एक बार वो सुन लीजिए। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप ये वाली जो इंजन रिबिल्ड है इससे आपको जो डिस्कवर है उसका इंजन रिबिल्ड करने में या फिर एटलीस्ट उसको समझने में काफ़ी हेल्प हुई होगी। यही था इस वाली वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।